यह है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही सुमिंग उस पत्थर को पकड़ता है, उसके हाथ से काला धुआं निकलता है। उसका दर्द उसकी सोल तक चला जाता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि और कस के पकड़ता है। सुमिंग खुद से कहता है, सुमिंग, अगर तू एक छोटे से पत्थर को नहीं संभाल सकता और अभी हार मान ले, तो तुझे क्या हक है कहने का कि तू यिन डेथ रीजन से निकलना चाहता है। यह कहकर वो पत्थर को कस के पकड़ता है, हवा में एक स्टेप लेता है, और जैसे ही आसमान से गिरते आर्क्स उस जगह पर पहुंचते हैं, वो एक पल में वहां से गायब हो जाता है। अब आगे सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है और उसके बॉडी से बहुत सारा काला धुआं निकलता है। यह धुआं डेथ की ऑरा से इतना भरा होता है कि जो भी उसे देखता है, उसका दिल डर से कांप उठता है। कोई नहीं जानता कि अगर कोई इस धुएं को छू ले तो क्या होगा। जब सुमिंग वहां से दूर चला जाता है, तो वो जो बयान से परे वाला दर्द था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। वो केव अबोर्ड जोर का धमाका करके गिर जाता है और खंडहर बन जाता है, लेकिन वहां अभी भी डेथ की घनी ऑरा घूम रही होती है। जैसे ही सुमिंग वहां से गायब होता है, उसी वक्त कई लंबी लाइट आर्क्स हवा में तेज घूमते हुए उस जगह पर आ पहुंचते हैं। सबसे आगे होता है शेनडोंग, और उसके पीछे इविल स्पिरिट सेक्ट के वो पावरफुल इमॉर्टल्स जो अभी 1000 रिवर वैली में रुक रहे थे। एक इमॉर्टल जोर से कहता है, कितनी बड़ी डेथ की ऑरा है। दूसरा इमॉर्टल कहता है, ये कौन था? अभी हम उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाए, लेकिन इस ऑरा की गहराई तो बहुत ही डरावनी है। क्या वो कोई हेवनली कॉर्प्स टाइप मॉन्स्टर था? तीसरा इमॉर्टल बोलता है, और देखो, यहां किसी नेसेंट डिविनिटी के डिसेंड होने के निशान भी हैं। शेनडोंग पूरी जगह को ध्यान से देखता है, फिर उसकी नजर उस दिशा में टिक जाती है जहां से सुमिंग गया था। वो कुछ गहरे सोच में दिखाई देता है। पीछे के लोग वहां के अजीब मंजर देखकर बातें करते हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं ताकि वो डेथ की ऑरा से दूर रह सकें। एक मिडिल एज्ड आदमी आगे आता है और शेनडोंग से कहता है, प्रोजेनेटर, क्या हमें उसका पीछा जारी रखना चाहिए? उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा होता है। वो वहां की डेथ ऑरा को देखकर अपने हाथ जोड़कर बोलता है। शेनडोंग थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से कहता है, जरूरत नहीं, हमने गु युएनहाई से ब्राइट यांग स्टोन ले लिया है और अपना मिशन पूरा कर लिया है। हमें और नई मुसीबत लेने की जरूरत नहीं है। एक लाल रोब पहना हुआ बुजुर्ग भी गहरी आवाज में बोलता है, बिल्कुल, अभी हमें सर जियान का दिया हुआ दूसरा टास्क पूरा करना है और दूसरे सेक्ट से लड़ने की तैयारी भी करनी है। इतनी बड़ी डेथ ऑरा देखकर लगता है कि जो बंदा यहां से गया है वो बहुत ही ऊंचे लेवल का कल्टीवेटर है। हमें उससे छेड़ना नहीं चाहिए। उनके बीच बाओ छू भी होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो सबने सुमिंग को क्लियरली नहीं देखा, लेकिन अपने सेंसेस से वो समझ जाती है कि डेथ ऑरा छोड़ने वाला बंदा सुमिंग ही था। शेनडोंग और उसका ग्रुप वहां कुछ देर रुककर पूरी जगह को चेक करते हैं। फिर वो सब वापस लंबी आर्क्स में बदलकर आसमान में उड़ जाते हैं। शेनडोंग जाते हुए पीछे मुड़कर डेथ ऑरा से भरी जगह को देखता है। उसके दिमाग में एक चेहरा उभर आता है जो वो भूल नहीं पाता, और वो कैजुअली बाओ चू की तरफ भी एक नजर डाल देता है। दूसरी तरफ सुमिंग एक बार वॉर्प करके गायब होता है, फिर लगातार वॉर्प करता हुआ 1000 रिवर वैली के अंदर एक केव अबोर्ड में पहुंचता है जहां 8 रूनिक सिंबल्स बने होते हैं। वहां आते ही वो लड़खड़ाता है। उसका पूरा शरीर काला डेथ ऑरा से घिरा होता है। खासकर उसका राइट हैंड इतना बुरी तरह से घुला हुआ लगता है जैसे वो पिघल जाएगा। तेज दर्द उसके पूरे शरीर को भर देता है। वो दांत भींचकर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है और अपने राइट हैंड में पकड़े हुए पत्थर को घूरता है। उस ब्राइट यांग स्टोन से निकलती एक्सट्रीम यांग प्रेजेंस एक जलते हुए सूरज की तरह होती है जो सारी बर्फ को पिघला देना चाहती है। वो ऐसे होता है जैसे उसके हाथ में एक आग का गोला है जो कभी बुझने वाला नहीं, और जो अभी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सुमिंग भारी सांस लेते हुए उस ब्राइट यांग स्टोन को घूरता है। उसकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं और वो सोचता है, यह तो सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है और मुझे इतनी बुरी हालत में डाल दिया। अगर मैं कभी यहां से निकलकर ब्राइट यांग रीजन गया तो शायद कुछ सांसों में ही खत्म हो जाऊंगा। वो उस पत्थर यानी स्टोन को छोड़ता नहीं, बल्कि और कस के पकड़ता है। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं इस ब्राइट यांग स्टोन को दबा नहीं पाऊंगा। सुमिंग अपनी सारी बर्सर्कर पावर सर्कुलेट करता है। डेथ ऑरा और तेज फैलने लगती है और पूरा केव काला धुआं से भर जाता है। इतना अंधेरा हो जाता है कि अगर वो अपनी उंगलियां सामने करे तो भी वो उन्हें नहीं देख पाता। उसकी स्पीड और तेज हो जाती है।
अब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके ब्राइट यांग स्टोन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये पत्थर मेरे लिए आग के गोले जैसा है। शायद दूसरे लोगों को ये कुछ नहीं करता, पर मेरे लिए ये मेरी लाइफ के खिलाफ है। वो अपना लेफ्ट हैंड उठाकर एक सील बनाता है और तुरंत उसे अपने राइट हैंड में पकड़े ब्राइट यांग स्टोन पर दबा देता है। तुरंत उसका लेफ्ट हैंड धुंधला होने लगता है, जैसे वो गायब हो रहा हो, और उसका शरीर भी कांपने लगता है, जैसे सारी कोशिश बेकार हो रही हो। सुमिंग अपनी आंखों में अंधेरा भरकर सोचता है, मुझे यकीन नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर ये आग है और मैं सिर्फ एक पतंगा हूं, तब भी मैं अपने शरीर से इसे बुझा दूंगा। अगर ये सूरज है और मैं सिर्फ बर्फ हूं जो उसके पास जाते ही पिघल जाएगा, तो मैं पिघलते हुए इसे भी बुझा दूंगा। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वो एक पुराने वृद्ध जैसा लगने लगता है। अगर उसका कोई करीबी उस वक्त उसे देखे तो शायद वो उसे पहचान भी ना पाए। उसके शरीर से पावर फटकर निकलती है और वो ऐसा महसूस करता है जैसे वो सूरज पर बर्फ की आंधी बरसा रहा हो। वो लगातार पिघल रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो नहीं मानता कि एक छोटा पत्थर उसे हरा दे। अगर वो इस पत्थर को दबा नहीं पाता तो उसके अंदर यिन डेथ रीजन से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। 7 दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान उसका ज्यादा शरीर धुंधला हो जाता है और उसका विल पावर भी हिलने लगता है। पेन और बॉडी के धीरे धीरे खत्म होने का एहसास किसी को भी पागल कर सकता है। सुमिंग दांत भींचता है, लेकिन ब्राइट यांग स्टोन को छोड़ता नहीं। वो इसे साइड में रखकर इसकी चमक से बच सकता था और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के बाद फिर से ट्राई कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपने दिल में डर को जगह नहीं देना चाहता। अगर वो अब पीछे हटेगा तो वो कभी भी यिन डेथ रीजन से निकलने की ताकत नहीं जमा पाएगा। इसी वजह से चाहे पेन कितना भी हो, उसका विल पावर नहीं हिलता। 7 दिन तक वो अपने शरीर की सारी पावर सर्कुलेट करके ब्राइट यांग स्टोन को दबाता रहता है। सुमिंग अपने दिल में गरजता है, अगर तुम आग हो तो मैं वो बर्फ हूं जो आग को बुझा देगा। अगर तुम सूरज हो तो मैं वो अंधेरा हूं जो सूरज को हटा देगा। तुम मुझे काउंटर कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें काउंटर करूंगा। 8वें दिन जब उसकी सारी पावर फटकर निकलती है और लगातार सप्रेस करते हुए उसका कल्टीवेशन बेस कमजोर पड़ने लगता है, तब पहली बार ब्राइट यांग स्टोन से क्रैक की आवाज आती है और उस पर एक दरार पड़ जाती है। उस क्रैक के साथ ही बहुत सारी डेथ ऑरा उस पत्थर में घुसकर उसके अंदर की पावर से टकराने लगती है। जैसे आग और पानी लड़ रहे हों, उस ब्राइट यांग स्टोन की एक्सट्रीम यांग प्रेजेंस कम होने लगती है। अगर कोई इमॉर्टल इस मंजर को देखे तो वो हिला जाए, क्योंकि ब्राइट यांग स्टोन्स तो वो रेयर चीजें होती हैं जो इमॉर्टल्स को अपनी सोल्स को यांग स्टेट में प्रिजर्व करने देती हैं। ये पत्थर यिन डेथ रीजन में भी डेथ ऑरा को तुरंत मिटा देते हैं। लेकिन अब वो ब्राइट यांग स्टोन सुमिंग के हाथ में बदलने लगा था, डेथ ऑरा से भर रहा था और सप्रेस हो रहा था। 10वें दिन तक सुमिंग का कल्टीवेशन बेस और सूख जाता है, लेकिन उसकी लाल आंखों में डिटर्मिनेशन भरी होती है। पत्थर की एक्सट्रीम यांग प्रेजेंस पहले जैसी नहीं रहती। वो सोचता है, एक दिन आएगा जब मैं इस पत्थर को पूरी तरह बदल दूंगा, इसका सारा लाइफ फोर्स डेथ ऑरा में बदल दूंगा और इस ब्राइट यांग स्टोन को बना दूंगा यिन डेथ स्टोन। फिर सुमिंग अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, अपने सीने पर एक गहरी चोट लगाता है और ब्राइट यांग स्टोन को अपने वुंड पर दबा देता है। तुरंत उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन वो तुरंत नॉर्मल होकर दांत भींचता है और स्टोन को अपने शरीर के अंदर घुसा देता है। ये उसका ब्राइट यांग रीजन के खिलाफ जवाब था। वो चाहता था कि वो इस बर्निंग और विदरिंग का एहसास हमेशा याद रखे। इस फीलिंग को वो अपना बनाए, धीरे धीरे इसकी आदत डाले और आगे चलकर ब्राइट यांग रीजन में एंटर करने की तैयारी करे। जब ब्राइट यांग स्टोन उसके शरीर के अंदर चला जाता है, सुमिंग दोनों हाथों से सील बनाता है। उसका शरीर एक विशाल वॉर्टेक्स बनकर पूरे केव की डेथ ऑरा को खींच लेता है। यह प्रक्रिया 4 घंटे तक चलती है। जैसे ही पूरा केव डेथ ऑरा से खाली हो जाता है, सुमिंग का वुंड बंद हो जाता है, लेकिन ब्राइट यांग स्टोन अब भी उसके अंदर है, जो उसे लगातार दर्द देता है। लेकिन यह दर्द, सुमिंग चाहता है कि वो इसे सहना सीखे। जब यह दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा, तब ब्राइट यांग रीजन का डिस्ट्रक्शन मुझ पर कम होगा। यह एक प्रोसेस है, जैसे विंटर से स्प्रिंग आता है। यही मैंने समझा है, डेथ से लाइफ की तरफ बढ़ना। सुमिंग गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है। दर्द के बीच वो अपनी पावर धीरे धीरे सर्कुलेट करता है ताकि वो बैलेंस बना सके और उस पत्थर को सप्रेस करता रहे। फिर वो अपनी डिवाइन सेंस को जमीन के नीचे फैलाता है और 3 दिन बाद वो 1000 रिवर वैली के ग्राउंड के अंदर एक स्पिरिट वेन ढूंढ निकालता है।
एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी स्पिरिट वेन, लेकिन वो पूरी तरह कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी पीसेस में बंटी होती है। ऐसा लगता है जैसे 1000 रिवर्स का नाम सच हो, क्योंकि जमीन के नीचे वो 1000 छोटी वेन्स में बढ़ती जा रही है। हर वेन बहुत ही कमजोर होती है, मुश्किल से महसूस होती है, लेकिन इन 1000 वेन्स के एंड पर जो वर्ल्ड की पावर बनती है वो इतनी खास होती है कि इसी वजह से हिडन ड्रैगन सेक्ट ने 1000 रिवर वैली में अपना ब्रांच बनाया। ये स्पिरिट वेन असल में एक क्रिस्टल वेन होती है। इसी क्रिस्टल वेन से वो पत्थर बनते हैं। शैमन्स के लिए शैमन क्रिस्टल्स, बर्जर्कर्स के लिए बर्जर्कर स्टोन्स और इमॉर्टल्स के लिए स्पिरिट स्टोन्स। यही असली वजह थी कि सू मिंग यहां आया था, सेक्ट का सारा स्पिरिट मेडिसिन लूटने के अलावा। कुछ दिन बाद सू मिंग केव अबोर्ड के अंदर आंखें खोलता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत होता है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कोई नहीं समझ सकता कि वो कितने बड़े दर्द से गुजर रहा है, पर सू मिंग जानता है कि उसे इस दर्द की आदत डालनी ही पड़ेगी। वो धीरे से खड़ा होता है और एक ही मूव में केव से गायब हो जाता है। जब वो वापस दिखाई देता है, वो जमीन के गहरे अंदर होता है। जमीन में तैरते हुए उसके सामने एक चमकती हुई क्रिस्टलाइन रोशनी दिखाई देती है। वो एक क्रिस्टल वेन होती है जो 100 फीट से ज्यादा लंबी टेढ़ी राहों में चली जा रही होती है। पहली नजर में वो सिर्फ क्रिस्टल वेन लगती है, पर जब सू मिंग अपनी डिवाइन सेंस से स्कैन करता है तो उसे लगता है जैसे जमीन के नीचे एक छोटा ड्रैगन दबा हुआ हो। सू मिंग अपने मन में सोचता है, बस होंग लुओ की आर्ट काम करे। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ब्राइट यांग स्टोन को दबाने के लिए जो पावर उसने पिछले 10 दिन लगाई थी, वो अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी होती है, और इस दौरान उसका कल्टीवेशन बेस भी थोड़ा सा बढ़ गया होता है। ज्यादा नहीं, पर अब वो अपने इंजरी से लगभग 9 दशमांश तक रिकवर हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा बाकी है और वो पूरा 9 दशमांश तक रिकवर हो जाएगा। वो सोचता है, अगर ये आर्ट काम कर गई तो मैं बहुत जल्दी ऐसे स्टेट में रिकवर हो जाऊंगा जो मैंने कभी महसूस नहीं की। शायद मैं बर्सर्कर सोल रेल्म तक भी पहुंच सकता हूं। अगर मैं बर्सर्कर सोल रेल्म पहुंच गया। सू मिंग की आंखों में तेज चमक होती है, लेकिन वो आंखों को नैरो करके उसे दबा देता है। फिर वो क्रिस्टल वेन के पास एक कदम बढ़ाता है। जमीन के अंदर चलना बहुत पावर लेता है, इसलिए वो धीरे चल रहा होता है। कुछ देर बाद वो क्रिस्टल वेन के पास पहुंच जाता है। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी चमकती है। वो अपना राइट हैंड उठाकर एक सील बनाता है। उस सील को वो 9 बार बदलता है। तुरंत उसके शरीर से रिपल्स निकलकर चारों तरफ फैलते हैं। जैसे जैसे वो रिपल्स फैलते हैं, सू मिंग का शरीर धुंधला होने लगता है। यह स्टेट लगभग 15 मिनट तक चलती है। फिर वो क्रिस्टल वेन पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर पर अजीब चेंजेस होने लगते हैं। सू मिंग सोचता है, सच्ची बात तो यह है कि यह क्रिस्टल वेन को डिवावर करने वाली आर्ट होंग लुओ के इनहेरिटेंस की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस, 10 ट्रांसफिगुरेशंस, 1 वॉइस आर्ट से आई है। 9 ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी स्किल या डिवाइन एबिलिटी की ताकत को 9 गुना कर देती है, उन्हें उनकी लिमिट तक ले जाती है। और 10 ट्रांसफिगुरेशंस एक डिवाइन एबिलिटी है जो इंसान को बदल सकती है। इसमें मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्यूज होना पड़ता है जिसमें मुझे बदलना है। एक बार चूज करने के बाद मैं पीछे नहीं लौट सकता। मैं इस 10 ट्रांसफिगुरेशंस आर्ट से 10 अलग अलग चीजों में बदल सकता हूं, और मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रिस्टल वेन है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है। बैठते हुए उसका शरीर और धुंधला होता है। उसकी टांगें धीरे धीरे क्रिस्टल बनने लगती हैं। क्रिस्टल्स ऊपर की तरफ फैलते हैं और 1 घंटे के अंदर उसका पूरा शरीर क्रिस्टल जैसा दिखने लगता है। पहली नजर में सू मिंग अब पूरी तरह क्रिस्टल वेन जैसा लगता है। 2 घंटे बाद वो पूरी तरह गायब हो जाता है और क्रिस्टल वेन का एक एक्स्ट्रा हिस्सा बन जाता है। वो हिस्सा इंसान की शेप का होता है, लेकिन इतना नेचुरली ब्लेंड हो जाता है कि कोई और देखकर फर्क नहीं समझ पाता। यह है 10 ट्रांसफिगुरेशंस आर्ट, जो कास्टर को अलाउ करती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्यूज होकर उसी चीज में बदल जाए। सिर्फ दिखने में ही नहीं, उसके अंदर की स्ट्रक्चर भी उसी ऑब्जेक्ट जैसी हो जाती है। अब सू मिंग पूरी तरह क्रिस्टल वेन बन चुका है। इस फ्यूजन की वजह से वो बाहर की स्पिरिचुअल ऑरा अब्सॉर्ब नहीं करता, बल्कि अंदर से पूरी क्रिस्टल वेन को डिवावर करता है। 3 दिन बाद क्रिस्टल वेन सूखने लगती है। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। सिर्फ वो इंसान जैसा हिस्सा चमक रहा होता है। 5वें दिन वो हिस्सा धुंधला होकर वापस सू मिंग बन जाता है। अब वो पहले से ज्यादा हेल्थी लगता है। उसका कुछ वाइटैलिटी वापस आ गया होता है। उसका कल्टीवेशन बेस भी काफी हद तक रिकवर हो गया होता है। सू मिंग कहता है, ये मेथड मैं यूज कर सकता हूं। वो एक मूव में वहां से गायब होता है और दूसरी क्रिस्टल वेन पर दिखाई देता है। फिर से वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे अब्सॉर्ब करने लगता है।
इस बार उसे सिर्फ 4 दिन लगते हैं एक क्रिस्टल वेन एब्जॉर्ब करने में। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। 1 महीने में वो अपना स्पीड 5 दिन से 1 दिन तक ले आता है। अब वो हर दिन क्रिस्टल वेन को डिवावर करके और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसका कल्टीवेशन बेस 9 दशमांश तक पहुंच गया है और अब भी बढ़ रहा है। यह ताकत उसके लिए एडिक्टिव बन जाती है और ये उसकी ब्राइट यांग स्टोन को सप्रेस करने की एबिलिटी को भी और स्ट्रांग बना रही होती है। 1 महीना फिर आधा महीना और गुजरता है। सू मिंग अब एक छोटी क्रिस्टल वेन को सिर्फ 6 घंटे में अब्सॉर्ब कर लेता है। 1000 रिवर वैली के नीचे की 1000 क्रिस्टल वेन्स तेजी से खत्म हो रही हैं। इस वजह से वहां की स्पिरिचुअल ऑरा कम होने लगती है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई चेक करने नहीं आता। यह सू मिंग को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन वो इस वक्त क्रिटिकल स्टेज पर होता है। उसका ध्यान सिर्फ अपना कल्टीवेशन बेस वापस पाने पर होता है, इसलिए वो बाकी सब इग्नोर कर देता है। 2 महीने बाद सू मिंग एक बड़ी क्रिस्टल वेन पर बैठा होता है। सिर्फ 2 घंटे में वो टूट कर राख बन जाती है। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकती है। वो सोचता है, मैं अपना कल्टीवेशन बेस 97% तक वापस ले आया हूं। अब सिर्फ आधा कदम बाकी है ग्रेट कंप्लीशन तक। अब तक उसने लगभग 100 क्रिस्टल वेन्स डिवावर कर ली होती हैं। छोटी वेन्स को वो सिर्फ 15 मिनट में अब्सॉर्ब कर लेता है। सू मिंग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है, अगर ये स्पीड रही तो सिर्फ 1 महीने में पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा, शायद उससे भी जल्दी। वो अपने मन में गरजता है, दी तियन, जो चोट मुझे सालों पहले लगी थी वो सब तुम्हारे वजह से थी। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठता है। वो आंखें बंद करके एक और क्रिस्टल वेन पर फोकस करता है। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1000 क्रिस्टल वेन्स में से ज्यादातर वो खा चुका होता है। छोटी वेन्स को अब वो सिर्फ 100 सांसों में राख बना देता है। 10वें दिन जब वो एक और वेन डिवावर करता है, तुरंत उसके शरीर से बहुत ही डरावना, बेहद शक्तिशाली ओरा फटकर निकलता है। उसका कल्टीवेशन बेस बिना रुके बढ़ता है। उसके अंदर की सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। हर रास्ता सीधा हो जाता है और सू मिंग पहुंच जाता है ग्रेट कंप्लीशन। अब उसका पूरा शरीर एक असली बर्जर्कर का बन चुका है। हर बोन बर्जर्कर बोन बन चुकी है। हर बूथ खून में हल्की गोल्डन रोशनी चमकती है। उसका हर ऑर्गन, हर हिस्सा अब परफेक्ट है। सू मिंग महसूस करता है कि उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, बर्जर्कर सोल रेल्म तक पहुंचना। उसके चेहरे पर खुशी आती है, लेकिन तुरंत वो सोच में पड़ जाता है। वो समझता है कि उसका फाउंडेशन इतना पावरफुल है कि वो बर्जर्कर सोल रेल्म में सीधा इनिशियल स्टेज से मिडिल फिर लेट स्टेज तक जा सकता है और वहां ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वो पाथ दूसरे लोगों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर वो फेल हुआ तो पहली बार तो वो बच जाएगा, लेकिन 3 बार से ज्यादा फेल होने पर उसकी मौत तय है। यह ज्ञान उसे नेचुरली मिलता है जैसे ही उसका बॉडी कंप्लीशन स्टेट में पहुंचता है। सू मिंग कुछ देर सोचता है, फिर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकती है। वो जोर से कहता है, मैं ये करूंगा। सू मिंग ने पूरी तैयारी नहीं की थी और फेल होने का चांस बहुत ज्यादा था। फिर भी वो बर्जर्कर सोल रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने का फैसला करता है, क्योंकि सू मिंग को जो कंप्लीशन मिली थी उसका मतलब था कि अब वो नॉर्मल बर्जर्कर सोल रेल्म पर ब्रेक थ्रू की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सीधे उसके ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसे एक बहुत बड़ा रेल्म क्रॉस करना पड़ता। वो पीछे नहीं हट सकता था। चाहे वो फेल हो जाए, उसे हिम्मत के साथ फेल होने का सामना करना ही था। सू मिंग की आंखें चमकती हैं और वो जमीन के अंदर और गहरा भागता है। जब वो सरफेस से अपना डिस्टेंस नहीं समझ पाता और जमीन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो एक क्रिस्टल वेन पर बैठ जाता है। उसके आसपास मिट्टी नहीं होती, क्योंकि प्रेशर की वजह से मिट्टी बाहर की तरफ धकेल दी गई थी और वहां लगभग 100 फुट का खाली स्पेस बन गया था। वहां पूरी तरह से शांति थी। एक भी आवाज नहीं आ रही थी। सू मिंग अपनी आंखें बंद करके ध्यान की पोजीशन में बैठता है और अपनी सारी पावर घुमाता है। उसका छी लगातार ऊपर उठने लगता है। उस स्पीड से उसका छी इतना तेज बढ़ता है कि एक ही पल में अपने पीक पर पहुंच जाता है। उस वक्त टियन शेजी के वो प्रिंसिपल्स जो उसने अपने डिसाइपल्स को बर्जर्कर सोल रेल्म पहुंचने के बारे में सिखाए थे, सू मिंग के दिमाग में गुनगुनाने लगते हैं। बर्जर्कर सोल का मेन आइडिया सोल में होता है। यह बर्जर्कर मार्क का ग्रेट कंप्लीशन होता है। एक बर्जर्कर को अपने सारे बर्जर्कर बोन्स की पावर को एक्टिवेट करके अपने बर्जर्कर मार्क को जगाना पड़ता है। जब वो फिजिकल फॉर्म ले लेता है, तब वो एक सोल बन जाता है। वो सोल दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, उस इंसान को दुनिया की पावर यूज करने देता है और उसकी नेचर को बदल देता है। इसे एक तरह का सोल का बदलना भी कहा जा सकता है।
जब बर्सर्कर मार्क सोल में बदलता है तो वो बर्सर्कर की विल, उसका ची और उसका ब्लड इनहेरिटेंस इकट्ठा करके एक गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का स्टैच्यू बनाता है। फिर उस स्टैच्यू को अपना रिफ्लेक्शन बनाकर वो बर्सर्कर सोल रेल्म में जा सकता है। डार्क माउंटेन मेरा मार्क है और 9th समिट भी मेरा मार्क का हिस्सा है। सुमिंग के चेहरे पर बर्सर्कर मार्क बन जाता है और 9th समिट का मार्क भी उसके शरीर पर दिखने लगता है। घास, पौधे, घर और सब चीजें उसके शरीर पर क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं। बर्सर्कर मार्क दिल से जन्म लेता है और शरीर पर दिखता है। यह पूरे इंसान के दिल और सोल का रूप होता है। सुमिंग हल्की आवाज में बोलता है, डार्क माउंटेन मेरा सोल है। तुरंत ही उसके चेहरे पर जो 5 उंगलियों जैसा माउंटेन दिख रहा था वो मुड़कर उसके पीछे दिखने लगता है, जैसे जमीन के नीचे छुपा माउंटेन हो। सुमिंग बोलता है, 9th समिट मेरी स्पिरिट है। उसके सामने टिएनशेजी, दूसरा सीनियर ब्रदर, बड़ा सीनियर ब्रदर हुजी और 9th समिट की हर चीज सामने दिखने लगती है। एक जोर का धमाका होता है। 9th समिट उसके सामने मैनिफेस्ट होती है। वो सीधा डार्क माउंटेन के ऑपोजिट खड़ी होती है और दोनों माउंटेन्स जमीन के अंदर जोर से गरजने लगते हैं। सुमिंग अपने हाथ उठाता है और जोर से हिलाता है। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकती है। वो महसूस करता है कि वो अपने एल्डर और डार्क माउंटेन की हर चीज को देख सकता है। वो अपने कानों में जन की उदास और दुख भरी आवाज भी सुनता है, लेकिन साथ ही वो 9th समिट पर सूरज डूबते हुए का नजारा भी देखता है। ये सब चीजें उसके सामने धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगती हैं। जैसे ही वो सब एक हो जाती हैं, उसके लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसके दिमाग में हल्की सी क्रैकिंग आवाज गुनगुनाती है, जैसे कोई सील उस वक्त टूट रही हो। सुमिंग धीरे से बोलता है, डेस्टिनी मेरा स्काई होगा। जब ये शब्द निकलते हैं, जमीन के अंदर गरजने की आवाज फिर गुनगुनाती है और उसके आसपास की जमीन कांपने लगती है। उसके ऊपर एक बच्चे की शैडो दिखने लगती है, लेकिन वो शैडो लगातार बदलती है। कभी एक पर्पल बालों वाला जवान बन जाती है और उसके आसपास की मर्डरस ऑरा और डेथ ऑरा आसमान तक उठ जाती है, इतनी तेज कि जमीन भी डरने लगती है, जैसे ये इल्यूजोरी शैडो खुद धरती के लिए भी भयावह हो। सुमिंग जोर से बोलता है, मेरा सोल दुनिया में है। वो अपने हाथ तेज घुमाता है। उसका डिवाइन सेंस बाहर फैलता है और डार्क माउंटेन, 9th समिट और डेस्टिनी के साथ मिलता है। उसकी विल सेंटर बनती है और उसका सोल बॉन्ड बनकर इन सबको इकट्ठा करता है। धीरे धीरे ये तीनों एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज होने लगते हैं। सुमिंग का शरीर कांपने लगता है। वो महसूस करता है कि इन तीनों को एक साथ खींचने और मिलाने की पावर उसके ब्लड, फ्लैश और बर्सर्कर बोन्स में स्टोर हुई बर्सर्कर पावर से आ रही है। वो अपने शरीर की पूरी ताकत से इन्हें मिला रहा है। जब यह फ्यूजन कंप्लीट हो जाता और तीनों एक सोल बन जाते, तब इसका मतलब होता कि सुमिंग ने बर्सर्कर सोल रेल्म पहुंचने का पहला कदम पूरा कर लिया। अगला कदम होता उस सोल को गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का स्टैच्यू बनाकर उसके अंदर वर्ल्ड एक्टिवेट करके बर्सर्कर सोल रेल्म में ऑफिशियली एंटर करना। लेकिन पहला कदम ही सुमिंग के लिए बहुत मुश्किल था। उसने अपनी सारी पावर बॉडी से निकाल दी थी, लेकिन वो तीनों ऑब्जेक्ट्स को तेज से फ्यूज नहीं करा पा रहा था। सिर्फ धीरे धीरे वो एक बन रहे थे। उसे लगातार लगता था कि जैसे वो किसी चीज की कमी महसूस कर रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चीज है। समय गुजर गया। पलक झपकते ही 6 घंटे बीत गए। सुमिंग का पूरा शरीर पसीने से भीग गया, चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वो दांतों को भींचकर लगातार कोशिश करता रहा। उसके दिमाग में क्रैकिंग की आवाज और तेज होने लगी और लगने लगा जैसे कोई सील सच में टूटने वाली हो। उसे जोर से महसूस होता है कि जैसे ही उसके दिमाग का सील टूटेगा, होंगलो की छोड़ी हुई पाथ टू लाइफ वाली इनहेरिटेंस पूरी तरह बाहर आ जाएगी और उसकी अपनी कुछ छुपी हुई यादें जाग जाएंगी। तब वो उन सब चीजों को देख पाएगा जो उसके अंदर छुपी हुई हैं। जब सुमिंग तीनों चीजों को मिला रहा था और उसके दिमाग का सील टूटने के करीब था, तब 1000 रिवर वैली की स्पिरिचुअल ऑरा बिगड़ने लगती है। आसमान का मौसम बदल जाता है। कभी गरज तड़ित बिजली, कभी बारिश, कभी बर्फ गिरना और कभी काले बादल नीचे आना। ये सब देखकर 1000 रिवर वैली में इविल स्पिरिट सेक्ट के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं। ये तो बर्सर्कर के बर्सर्कर सोल रेल्म पहुंचने की निशानियां हैं। शेनडोंग ऊपर देखकर बहुत ही सीरियस चेहरे के साथ कहता है, ये नॉर्मल बर्सर्कर सोल रेल्म रीच करने का प्रोसेस नहीं है। सिर्फ शुरुआत में ही इतना असर हो गया है, आगे और भी तेज होगा। इसी वक्त ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के एक माउंटेन रेंज में, जहां हर माउंटेन पर बड़ी बड़ी हॉल्स खड़ी थीं और आसमान में 100 से ज्यादा फ्लोटिंग पैलेसेस चमक रहे थे, यह था ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट का हेडक्वार्टर्स।
वहां के सेंटर में 1,00,000 फुट लंबी तलवार जमीन में गड़ी थी, जहां से सोड ओरा पूरी जगह फैल रही थी। उस तलवार के हिल्ट पर एक गोल्डन पैलेस था जो सूरज की तरह चमक रहा था। उस गोल्डन पैलेस में 2 लोग सामने बैठकर बात कर रहे थे। दोनों का शेप अलग था, पर दोनों ने एम्परर्स रोब और क्राउन पहनी थी। एक गोल्डन रोब में था और दूसरा पर्पल रोब में। दोनों का प्रेजेंस एकदम शक्तिशाली था। अगर सूमिंग उस पर्पल रोब वाले को देखता तो तुरंत पहचान लेता कि यह वही डीतियन है जो उससे डेड सी आइलैंड पर लड़ा था। और जो गोल्डन रोब में है वो भी डीतियन था। ये दोनों डीतियन के क्लोन्स थे जो बर्जर्कर्स की लैंड में भेजे गए थे। जब सूमिंग का सील टूटने के करीब था, पर्पल रोब वाला डीतियन आंखें खोलता है। वो बाहर गुस्से भरी नजर से देखता है और कहता है, मुझे उसका सील टूटने का एहसास हो रहा है। गोल्डन रोब वाला डीतियन बोलता है, पर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, वो हमारे कंट्रोल से निकल गया है। दोनों आपस में बात करते हैं कि उनकी बहुत सालों की प्लान्स होंगलुओ की वजह से बिगड़ गई हैं, और वो कहते हैं उसका सील टूटने नहीं देना चाहिए। पर्पल रोब वाला डीतियन अपने माथे पर हाथ रखता है और अपने शरीर से एक ग्रीनिश ब्लैक स्टोन निकालता है। उससे एक घनघोर डेथ ऑरा निकलता है। उस पर एक तस्वीर बनी थी जो हल्का सा सूमिंग जैसा लग रहा था। पर्पल रोब वाला डीतियन कहता है, वो सामने आके मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता, पर मैं उसका सील और स्ट्रांग बना सकता हूं। वो अपना हाथ स्टोन पर रखता है और उसका डेथ ऑरा तेज हो जाता है। उसी वक्त सूमिंग जो 1000 रिवर वैली के नीचे ध्यान लगा रहा था, उसके दिमाग में तेज दर्द उठता है। वो दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और जो सील टूटने वाली थी वो पल में और मजबूत हो जाती है। तीनों चीजें, डार्क माउंटेन, 9th समिट और डेस्टिनी, बिखर जाती हैं और उसके शरीर में वापस चली जाती हैं। सूमिंग फेल हो जाता है बर्सर्कर सोल रियल्म पहुंचने में। सूमिंग खून थूकता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तेज दर्द को बर्दाश्त करके ऊपर देखता है। उसकी आंखों में लाल रोशनी भरी होती है और एक पागलपन भरा किलिंग इंटेंट फैलता है। सूमिंग गरजता है, डीतियन। उसके अंदर से एक शक्तिशाली विल निकलती है, मैं डीतियन को मार दूंगा। यह पहली बार था जब सूमिंग के दिमाग में डीतियन को मारने का इरादा पैदा होता है। अब वो छुपने या भागने के बारे में नहीं सोचता। चाहे डीतियन ने इस बार डायरेक्ट अटैक न भी किया होता, तब भी सूमिंग के बर्सर्कर सोल रियल्म पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम थे। उसे पहले ही यह लग रहा था, और पूरा प्रोसेस गुजरते वक्त उसने इस बात को गहराई से महसूस किया, पर यह मायने नहीं रखता था कि वो जीतेगा या हारेगा। सूमिंग फिर भी भागना नहीं चाहता था। चाहे वो फेल हो जाए, वो फिर भी अपने फेलियर के अंदर से वो चमक ढूंढने की कोशिश करेगा जो उसे सक्सेस की तरफ ले जा सके। लेकिन इस बार का फेलियर उसकी अपनी वजह से नहीं, डीतियन के सील की वजह से हुआ। जब किसी और ने उसका ब्रेक थ्रू काट दिया, तो सूमिंग के अंदर डीतियन के लिए जो किलिंग इंटेंट था वो और गहरा हो गया। सूमिंग अपने होठों पर लगी खून की बूंदें साफ करता है। उसकी आंखों में भरी लाल रोशनी लंबी देर के बाद धीरे धीरे कम होती है, लेकिन उसका अंधेरेपन भरा चेहरा फिर भी उसके दबे हुए गुस्से को दिखाता है। सूमिंग दांतों को भींचकर कहता है, अगर मैं डीतियन को नहीं मारूंगा तो मैं कभी बर्सर्कर सोल रियल्म नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके हर शब्द में डीतियन को मारने की ताकत भरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सूमिंग को इस फेलियर से कुछ नहीं मिला। कम से कम अब उसे यह पता चल गया था कि बर्सर्कर सोल रियल्म पहुंचना उसके दिमाग पर लगे उस इनविजिबल सील को तोड़ सकता है। और जैसे ही वो सील टूटने लगता, डीतियन का ध्यान उस पर आ जाता और वो आके उसका ब्रेक थ्रू तोड़ देता। इसका मतलब था कि अगर वो डीतियन को नहीं मारता तो अगली बार भी जब वो बर्सर्कर सोल रियल्म पहुंचने की कोशिश करेगा, वही होगा। तीसरी बार भी वही। यह बात सूमिंग को मंजूर नहीं थी। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, डीतियन को मारना। पर डीतियन इतना शक्तिशाली था, सूमिंग को यकीन नहीं था कि वो उससे मार पाएगा। अंधेरी नजर के साथ सूमिंग आंखें बंद करता है। वो अपनी कल्टीवेशन बेस को शांत करता है। उसके शरीर में फेलियर की वजह से जो पावर बिगड़ गई थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। सारी पावर फिर से उसके शरीर में घूमने लगती है। सूमिंग के शरीर पर गोल्डन रोशनी चमकने लगती है। ये रोशनी उसके ब्लड, फ्लैश और बोन्स का एक असली बर्सर्कर में बदलने का निशान था। उसका शक्तिशाली प्रेजेंस इतना तेज फैलता है कि उसके आसपास की जमीन हिलती है, मिट्टी पीछे हट जाती है और जहां वो बैठा था उस क्रिस्टल वेन को टुकड़े टुकड़े करके धूल बना देती है। सूमिंग का प्रेजेंस अब उससे पहले से ज्यादा स्ट्रांग लगता है जब वो बर्सर्कर सोल रियल्म तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
जब उसकी पावर पूरी तरह सर्कुलेट होकर नॉर्मल हो जाती है और वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की चमक इतनी तेज होती है कि वो जमीन के 9 लेयर्स तक छेद देती है। जमीन की गहराई तक कंपन फैल जाता है, जैसे वो सूमिंग के प्रेशर को बर्दाश्त न कर सके। सूमिंग धीरे से बोलता है, मैं बर्जर्कर सोल रियल्म पहुंचने में फेल हो गया, पर मेरी पावर कम नहीं हुई बल्कि थोड़ी बढ़ गई है। अब अपने 8 या 9/10 कल्टीवेशन बेस के साथ मैं उन बर्जर्कर्स के साथ बराबर लड़ सकता हूं जो बर्जर्कर सोल रियल्म के ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच चुके हैं। वो रुककर फिर कहता है, अगर मेरी कल्टीवेशन बेस पूरी तरह वापस आ गई तो मैं उन्हें हरा भी सकता हूं अभी। उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। सूमिंग हल्की आवाज में सोचता है, क्या मैं आधा रास्ता लाइफ कल्टीवेशन तक पहुंच गया हूं? वो कुछ पल चुप रहता है, फिर अपना सिर हिलाता है। अपने मन में वो सोचता है, सिर्फ जब मैं बर्जर्कर सोल रियल्म पहुंचूंगा तब मुझे लाइफ कल्टीवेशन के आधे रास्ते तक माना जाएगा। अभी मैं बस उसके करीब हूं, पर लाइफ कल्टीवेशन रियल्म के नीचे बहुत कम लोग मुझे हरा सकते हैं। सूमिंग धीरे से उठता है। एक कदम में ही उसका शरीर गायब हो जाता है। जब वो फिर से दिखाई देता है तब वो जमीन की गहराई में ही होता है। कई वॉर्प्स के बाद वो केव अबोर्ड में दिखाई देता है और उसके दिल के अंदर से बाओ छिऊ की अर्जेंट कॉल महसूस होती है। लगता था जैसे बाओ छिऊ उसे काफी देर से बुला रही थी, पर क्योंकि सूमिंग अपने कल्टीवेशन और बर्जर्कर सोल रियल्म तोड़ने में बिजी था, उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाई थी। सूमिंग अपना सिर उठाता है और केव के रूफ की तरफ देखता है। कुछ देर चुप रहता है, फिर एंट्रेंस की तरफ चलता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस वक्त 1000 रिवर वैली के आसमान की तरफ इविल स्पिरिट सेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स देख रहे होते हैं। जब आसमान में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वो रुक जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब लोग चुप हो जाते हैं, पर उनके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। ज्यादा लोग समझ लेते हैं कि ये सब एक बर्जर्कर के बर्जर्कर सोल रियल्म तोड़ने की कोशिश की वजह से हुआ। ये नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई ऐसी बदलाव थी जो सबको नहीं पता। लेकिन चाहे जो भी हो, वो सब साइंस खत्म हो गए। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का स्टैच्यू नहीं दिखाई दिया, मतलब जिसने भी कोशिश की थी वो फेल हो गया। बर्जर्कर सोल रियल्म तक पहुंचना बर्जर्कर्स के लिए एक जिंदगी मौत का मामला था। अगर वो फेल हो जाते तो अक्सर उनका शरीर और सोल दोनों बिखर जाता। बहुत कम लोग इससे बच पाते, इसलिए ज्यादा लोगों को लगा कि जो भी ट्राई कर रहा था वो मर गया। शेनडोंग का चेहरा सोच में पड़ा रहता है। उसे लगता है कि सच में ये मौत नहीं थी, पर उसके पास कंफर्म करने का वक्त नहीं था, इसलिए वो बस अपना सिर हिलाता है और बात छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों में 1000 रिवर वैली में और ज्यादा इविल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल्स आते हैं। वहां अब हजारों डिसाइपल्स होते हैं और उनके बीच में करीब 10,000 बर्जर्कर्स होते हैं जिन्होंने अपना ब्लड इनहेरिटेंस बदल लिया था। 1000 रिवर वैली अब बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। पहले हवा में लोगों की आवाज घूमती रहती है, पर धीरे धीरे सब चुप हो जाते हैं। अब सब चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपने इंचांटेड ट्रेजर्स और तलवारों को पॉलिश करते हैं और अपनी आंखों में मर्डरस इंटेंट इकट्ठा करते हैं। बाओ छिऊ एक माउंटेन के ऊपर बनी हॉल में ध्यान लगाकर बैठी होती है। उस हॉल के आसपास बहुत सारे सील्स लगे होते हैं और अपने यूजुअल ओल्ड वुमन के डिस्गाइज में उसका चेहरा हमेशा उदास रहता है, जैसे वो किसी को पास नहीं आने देना चाहती हो। इसी वजह से उसका हॉल हमेशा सूना रहता है। वो पूरे 1 हफ्ते से अपने दिल से सूमिंग को बुला रही थी। हर बार जब वो उसे बुलाती, उसकी आवाज समंदर में गिरती पत्थर की तरह गायब हो जाती। कोई जवाब नहीं आता, जैसे सूमिंग ने उस जगह को भूल ही दिया हो। बाओ छिऊ के चेहरे पर उदासी आ जाती है और वो हल्की सी सांस भरती है। अपने मन में वो सोचती है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं जब हमें निकलना है। पर अब तक उसने जवाब नहीं दिया। मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहीं कहीं पास है। उसका चेहरा बार बार बदलता है। उसके सोल पर एक सील लगी थी और उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं थी। जब वो 2 दिन बाद होने वाले बड़े बैटल के बारे में सोचती है और याद करती है कि उसे अपनी सोल को इविल स्पिरिट सेक्ट के स्काई डिवाउरर रून में मिलाना होगा, तो उसके चेहरे पर एक कड़वा मुस्कान आ जाती है। वो नहीं जानती थी कि जब उसकी सोल दूसरों के साथ फ्यूज होगी तब कोई उसके अंदर कुछ अलग देख पाएगा या नहीं। उसका एनालिसिस कहता था कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं, खासकर क्योंकि जो स्काई डिवाउरर रून को कंट्रोल करेगा वो सर जी ऑन का पर्सनल अटेंडेंट था और उसकी कल्टीवेशन लेवल शेनडोंग से भी ऊपर थी। इसी वजह से वो इतने दिनों से सूमिंग को अर्जेंटली बुला रही थी ताकि वो दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। वरना अगर रून एक्टिवेट होते वक्त उसके साथ कुछ गलत पता चला तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। बाओ छिऊ मन में सोचती है, अगर उसने मुझे निकलने से पहले जवाब नहीं दिया तो मुझे सेक्ट एल्डर शेनडोंग को सब सच बताना पड़ेगा। पर उसका सील मुझ पर
वो कुछ देर तक उलझन में रहती है, फिर थकी सी सांस भरती है। इसी वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है, क्योंकि उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजती है। सुमिंग पूछता है, क्या बात है जो तुमने मुझे इतनी बार बुलाया? बाओचू का शरीर कांप उठता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सुमिंग वहां खड़ा दिखाई देता है। उसके सफेद कपड़े और लंबे बालों को देखकर बाओचू तुरंत अपने हाथ जोड़कर झुकती है। बाओचू कहती है, प्रणाम मास्टर। मास्टर, ईविल सेक्ट ने पूरा अटैक करने का ऑर्डर दिया है। 2 दिन बाद पूरी ईविल सेक्ट की सेना बाकी इमॉर्टल सेक्ट्स के खिलाफ लड़ने वाली है, जो ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट के लीड में होंगी। उस समय ईविल स्पिरिट सेक्ट अपना ग्रेट स्काई डिवॉरर रून एक्टिवेट करेगी। वो जल्दबाजी में सुमिंग को सब कुछ बता देती है जो उसे पिछले दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन जब वो बोलना खत्म करती है तो सुमिंग चुप रहता है। बाओचू कुछ पल रुककर उसके चेहरे की तरफ देखती है। वो देखती है कि सुमिंग के चेहरे पर सोच विचार का साया है, जैसे वो किसी गहरी बात में खो गया हो। उस नजर में जब वो हल्का सा किलिंग इंटेंट चमकता देखती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती। उसके मन में एक अजीब डर पैदा होता है। उसे लगता है कि सुमिंग अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे वही घबराहट महसूस होती है जो उसे सर जी आन को देखते वक्त होती थी। कुछ देर बाद सुमिंग धीरे से पूछता है, तुमने अभी कहा ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट? उसकी नजर सीधा बाओचू के चेहरे पर टिकती है। सुमिंग पहली बार नहीं, पहले भी इस सेक्ट के बारे में सुन चुका था। समय के साथ उसे पता चल गया था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड्स और साउथ मॉर्निंग में ईविल सेक्ट के अलावा और भी बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स हैं। हिडन ड्रैगन सेक्ट शैमन्स को टारगेट कर रहा था और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स में बहुत ताकत रखता था। स्काई मिस्ट डाओ का संबंध स्काई मिस्ट के एंसेस्टर से था और तियन लन मेंग भी उनमें शामिल था। और ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट ने साउथ मॉर्निंग की बर्जर्कर्स की लैंड और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर कब्जा कर रखा था। दीतियन का सर्वेंट भी इस सेक्ट से था और दीतियन खुद भी इसी से था। बाओचू कहती है, हां, इस बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट है। हिडन ड्रैगन सेक्ट और स्काई मिस्ट डाओ के एम्परर्स यहां नहीं उतरे। सिर्फ ईविल सेक्ट में सर जी आन के होते हुए ही हमारे पास ताकत है और सिर्फ ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट ही ऐसे स्थिति में है कि डीतियन अपने 5 एम्परर्स में से 2 क्लोन्स यहां भेज सका। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुमिंग की आंखों में एक हल्की चमक आती है जब वो कहता है 2 क्लोन्स। उसका चेहरा और भी अंधेरा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि बाओचू झूठ नहीं बोल रही थी। इसका मतलब था उसका पहला अंदाजा गलत था। डीतियन ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 क्लोन्स यहां भेजे हैं। कुछ देर के लिए चुप रहकर सुमिंग की आंखों में एक अलग सी रोशनी चमकने लगती है। वो अचानक पूछता है, तुम्हारे हिसाब से तुम लोग इस बैटल में जीत पाओगे? बाओचू हल्की सी देर रुककर धीरे से कहती है, सर जियन के होने पर जीतने के चांसेस 50-50 हैं। सुमिंग धीरे से नाम दोहराता है, जियान। यह नाम उसने ईविल स्पिरिट सेक्ट में बहुत बार सुना था। धीरे धीरे उसके होठों पर एक डार्क मुस्कान उभर आती है। जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि मेरी वीडियो सही ऑडियंस के पास रिकमेंड नहीं हो रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगवा एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, रेनिगेड इमॉर्टल, अ विल इंटरनल, स्वॉलोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा। और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे यह चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।